हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग फाइन. ओके, so welcome to the class. In today's lecture we'll be doing two sections, that is regarding nullity of marriage and divorce, but we'll be discussing two sections only. One is section number 11 and another is 12, that is void and voidable marriage. Okay, so before doing it from the act, we will do it on the whiteboard. Let's switch to the whiteboard and study about the void and voidable marriage. Okay, let's start. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग आयर वॉइड मैरिज. ठीक है, वॉइड मैरिज क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है वॉइड मैरिज का. सबसे पहले तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 11 ऑफ HMA, आपके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 11 में क्या गिवन है? वॉइड मैरिज. तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, वॉइड मैरिज, इसके साथ दो टर्म्स हैं ये, एक तो है मैरिज, एक है वॉइड. इसको मैरिज क्यों बोला है? इसको मैरिज इसलिए बोला है क्योंकि इसमें दो पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव अंडरगोन सम सेरेमनीज ऑफ मैरिज. ओके, उन्होंने कुछ मैरिज की सेरेमनी करी है, इसलिए उसको मैरिज बोला गया है. अच्छा, उसको वॉइड क्यों कहा गया है? उसको वॉइड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो हस्बैंड और वाइफ थे ना, दे हैड नो कैपेसिटी टू मैरी. ओके, दे कुड नॉट मैरी ईच अदर, दैट इज वाई देयर मैरिज इज वॉइड एंड इज नो मैरिज इन द आइज ऑफ लॉ. तो वॉइड मैरिज क्या हुई? इट इज नो मैरिज. ये कोई मैरिज नहीं है, ठीक है, इसका कोई स्टेटस नहीं है. ओके, इट इज नो मैरिज. इट इज अ मैरिज विच डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग. ये बिगनिंग से ही एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बता दिया ये मैरिज क्यों है, ये वॉइड क्यों है. अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर ब्रदर एंड सिस्टर, they are brother and sister, and if they have undergone the ceremonies of marriage and started living as husband and wife, can we say that they are husband and wife and their marriage is valid? Of course not, because they are within the degree of prohibited relationship. The marriage is void. ठीक है, अब इनकी मैरिज वॉइड है तो इनका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होगा. ठीक है, लीगल कॉन्सिक्वेंस भी नहीं होगा. ऐसी मैरिजेस जो वॉइड मैरिज हो उनका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता. एक कोई भी, अच्छा, लीगल कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या है? सी, कोई भी वैलिड मैरिज है उसके ना 3 लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक तो इसमें पार्टीज को स्टेटस मिलता है, किसका? हस्बैंड एंड वाइफ का. पहले इन्होंने क्या दिया? पार्टीज को क्या दिया? स्टेटस दिया. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का. सेकंड क्या होगा? जो इस वेडलॉक से चाइल्ड आया है उसको क्या स्टेटस मिलेगा? लेजिटिमेसी का स्टेटस मिलेगा. क्या स्टेटस मिलेगा उसको? लेजिटिमेसी का. यानी कि जो चिल्ड्रन एक वैलिड मैरिज से बोर्न हुआ है, वैलिड मैरिज के वेडलॉक से बोर्न हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? लेजिटिमेट चाइल्ड. ठीक है, और इसका थर्ड लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि भी जो पार्टीज है ना, उनके कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है अगेंस्ट ईच अदर एंड अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. ठीक है, ये 3 क्या होते हैं? किसी भी वैलिड मैरिज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. ठीक है, अब वॉइड मैरिज, सिंस इट इज नो मैरिज एट ऑल, सो इट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, अब देखो, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या आए? देखो, अब मैंने आपको बताया कि वॉइड मैरिज कोई मैरिज नहीं होती. ठीक है, तो अब जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनकी वॉइड मैरिज है. ठीक है, इसमें वाइफ अब कोई अनदर मैरिज परफॉर्म कर ली. इसने लेट्स से कि मैरिज कर ली एस से और इसने मैरिज कर ली टी से. ठीक है, पहले इसने करी या इसने करी, डजेंट मैटर, उन्होंने मैरिज कर ली. कैन वी से दैट द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी इज कमिटेड? नो, ऑफेंस ऑफ बाइगैमी इज नॉट कमिटेड. क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? बिकॉज दे हैड नो वैलिड मैरिज. अगर इनकी मैरिज वैलिड होती तभी बाइगैमी का ऑफेंस बनता. कब बनता? जब इनमें से, इस वेडलॉक में से कोई भी पार्टी सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर लेती. ठीक है, अब जैसे कि मैरिज वैलिड नहीं है, वॉइड है, तो बाइगैमी का कोई ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन आता है. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू गिव योर आंसर. कैन वी रेज द क्वेश्चन ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज? कैन वी रेज द क्वेश्चन ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन कोलेटरल प्रोसीडिंग्स? क्या हम कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में
मैरिज को नल करा सकते हैं? ऐसी कोई पिटीशन फाइल हो सकती है जिसमें कि हमारी कोलेटरल प्रोसीडिंग किस चीज़ की हो? मैरिज को नल डिक्लेयर कराने की हो। तो आई वुड से द आंसर इज इन affirmative. The answer is yes, a big yes. Why it is? Let's do it by example. See, A and B, they are real brothers, okay? And A marries W, but their marriage is void. ठीक है, इनकी मैरिज क्या है? void है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है? A dies. A dies leaving behind so many properties. ठीक है, now what B has done, B, he has claimed that he is entitled to inherit A's properties. ठीक है, इसने क्या क्लेम किया है कोर्ट में? टू इनहेरिट द B has claimed in the court to inherit the properties of A. ठीक है, since he is the brother of A. And what else he is saying? That W is not the wife of A because their marriage was void. As the marriage was void, I am the only person who is entitled to inherit all his property. So can he raise this question? Can he raise the dispute between these two person A and W in his proceeding where he is claiming the property of A? The answer is yes. He can raise the question that W was not the wife of A because the marriage was void. So he is the only person who can inherit his property. Okay. So this question, the marriage can be declared as null in the collateral proceedings also. So I have given you the example. Okay. All right. Now we will do see. अब देखो, अभी हमने क्या एग्जाम्पल किया था? हमने एग्जाम्पल किया था जब A एंड B ब्रदर एंड सिस्टर थे, व्हेन दे वर मैरिंग इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई मैरिज हो रही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट द मैरिज इज नॉट अ वैलिड मैरिज। ठीक है, द मैरिज इज वॉइड। अब देखो, अब सपोजिंगली एच एंड डब्ल्यू की मैरिज हुई। ये मैरिज क्या थी? वैलिड मैरिज थी, प्रॉपरली एक वैलिड मैरिज थी। अब एच ने क्या किया? एक फर्दर मैरिज कर ली, लेट्स से वाई से कर ली। अच्छा, ये मैरिज वैलिड थी, ये मैरिज क्या होगी? ये मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी। ये वॉइड क्यों होगी? क्योंकि इसने जो एक असेंशियल कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन दी हुई है सेक्शन नंबर 5 में, उसको ब्रीच किया है। क्या एसेंशियल कंडीशन? दैट नाइदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब इसने जब मैरिज करी तब इसका स्पाउस क्या था? लिविंग था। ठीक है, और वो एक वैलिड मैरिज थी। अच्छा, वाइफ के पास ऐसी मैरिजेस में सबसे पहली बात तो किसके पास राइट है मैरिज को नल डिक्लेयर कराने का? डब्ल्यू के पास राइट है या वाई के पास राइट है? इसमें जो राइट है इन दोनों के पास है, आइदर ही और शी, ओनली दे आर एंटाइटल्ड टू गेट देयर मैरिज डिक्लेयर्ड एज नल and void. Okay, she has no right to file the petition for the annulment of marriage between them. But what right she has? She does not file, she cannot file the petition under section 11 of HMA. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में इसको ऐसा कोई राइट नहीं दिया हुआ है। इसको, इसके पास क्या राइट है हिंदू मैरिज एक्ट में? ये डाइवोर्स फाइल कर सकती है। डाइवोर्स क्यों फाइल कर सकती है? क्योंकि जब ये मैरिज वॉइड हो गई तो इसका इलिसिट रिलेशनशिप हो गया वाई से, तो अडल्ट्री के केस में अडल्ट्री का ग्राउंड लेके डाइवोर्स फाइल कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। ये मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, पर ये क्या फाइल नहीं कर सकती? ये डेक्लेरेशन की डिक्री नहीं ले सकती, इनकी मैरिज को एन्यूल नहीं करा सकती। हाउएवर ये CPC में केस फाइल कर सकती है, डेक्लेरेशन सूट डाल सकती है। ये डेक्लेरेशन सूट डाल के इनकी मैरिज को नल डिक्लेयर करा सकती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 9, रीड विद सेक्शन नंबर 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, इस वाइफ को ये राइट दिया गया है। अच्छा, अगर ऐसा केस हो, इसने अभी तक मैरिज परफॉर्म नहीं करी है, बट वाइफ को एप्रीहेंशन है कि भाई उसका हस्बैंड जो है सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर लेगा, कैन शी फाइल अ केस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? कैन शी रिस्ट्रेन हर हस्बैंड फ्रॉम रीमैरिंग?
नो, एचएमए इसको ऐसा कोई राइट नहीं देता, ठीक है। वो ऐसी कोई पिटीशन एचएमए में फाइल नहीं कर सकती। हाउएवर वो किस में फाइल कर सकती है, सीपीसी में कर सकती है। अब की बार वो कौन सा सूट फाइल करेगी, अब की बार वो परपिचुअल इंजंक्शन का सूट फाइल करेगी। सेक्शन तो सेम रहेगा, रीड विद क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 38 ऑफ एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। तो वाइफ को सीपीसी में कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जहां पर वो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है और परपिचुअल इंजंक्शन भी ले सकती है टू रिस्ट्रेन हर हस्बैंड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अ सेकेंड मैरिज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके बाद हम करते हैं, ये हमने पढ़ा मीनिंग, क्या मीनिंग था वॉइड मैरिजेस का, ठीक है। अब हम करते हैं इसके ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड्स हैं वॉइड मैरिज के, कौन कौन से ग्राउंड्स पे जो मैरिज है वो वॉइड हो सकती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई दोनों पार्टी का हमने पढ़ा था जो हमारी ना असेंशियल कंडीशंस है ना सेक्शन नंबर 5 में, अगर उनका ब्रीच हो जाता है ना, कुछ एक कंडीशन उसमें ऐसी है, अगर उनका ब्रीच हो जाता है तो मैरिज है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन से हैं वो ग्राउंड, सबसे पहले तो कोई सी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इस पॉइंट का हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि भाई ये बाइगैमस मैरिज को ना प्रिवेंट करता है, ठीक है। बाइगैमी ना हो, इस वजह से ये कहता है कि भाई एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे कि मान लो ए एंड बी है, ठीक है, इनकी मैरिज वैलिड थी, ये कुछ टाइम तक साथ रहे, उसके बाद क्या हुआ, बी ने एक दूसरी मैरिज परफॉर्म कर ली। इसने यहाँ पर जब दूसरी मैरिज परफॉर्म की सी से, तो इसने क्या ग्राउंड लिया, इसने ग्राउंड ये लिया कि भाई जो इसकी वाइफ है ना, शी हैज़ अबंडन्ड हिम, उसने उसको अबंडन कर दिया एंड शी हैज़ स्टार्टेड लिविंग विद अनदर पर्सन से डी, ठीक है, एंड दैट इज वाई ही हैज़ मैरिड टू सी। बट कैन वी से दैट दिस मैरिज इज वैलिड? No, whatever plea he is taking, unless he has taken the decree of divorce from the competent court of law, he cannot perform the another marriage, ठीक है। उसकी ये ऐसी कोई प्ली नहीं चलेगी कि उसने उसको अबंडन कर दिया और किसी और के साथ रहने लग गई। ये दोनों के केस में ही है, हस्बैंड के साथ भी और वाइफ के साथ भी। अगर सेकंड मैरिज परफॉर्म करनी है तो या तो ये पर्सन डेड होना चाहिए या आपके पास डिवोर्स की डिक्री होनी चाहिए। इन दैट केस ओनली यू कैन परफॉर्म द अनदर मैरिज, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड हमारा ये था। सेकेंड राउंड हमारा है कि भी पार्टीज जो है आपस में क्या नहीं होने चाहिए, पार्टीज का आपस में स्पिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, हमने बहुत अच्छे से किया था। डेफिनेशन क्लॉज में आपको स्पिंडा रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टी किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। क्या क्या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। ये हमारे 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें कि मैरिज जो है वॉइड हो जाएगी अगर आपने इन कंडीशंस का ब्रीच किया तो। इन दोनों केस में एक एक्सेप्शन है, अगर आपके कस्टम और यूसेज अलाउ करते हैं किसी भी पार्टी को कि आप स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज कर सकते हैं या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर सकते हो, इन दैट केस मैरिज विल बी वैलिड, ठीक है। बट इफ देर इज नो सच कस्टम और यूसेज, द मैरिज विल नॉट बी वैलिड एंड इट विल बी वॉइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देर आर 2 अदर ग्राउंड्स इन विच वी कैन से दैट द मैरिज इज वॉइड। अगर प्रॉपर सेरेमनी परफॉर्म ना हो, ठीक है, अगर सेरेमनी परफॉर्म नहीं हुई है, किस में दिया हुआ है, ये सेक्शन नंबर 7 में दिया हुआ है। क्या एचएमए हमें कोई सेरेमनी दे रहा है, कोई पर्टिकुलर सेरेमनी दे रहा है? नहीं, ये नहीं बताता। एचएमए हमें ये नहीं बताता कि कौन कौन सी सेरेमनी जो है ब्राइड ग्रूम को और ब्राइड को परफॉर्म करनी है। ये सिंपली क्या कहता है कि भाई किसी भी पार्टी की सेरेमनी, जो भी पार्टी की, ब्राइड ग्रूम की हो, ठीक है, ब्राइड ग्रूम की हो या ब्राइड की हो, अगर दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी की सेरेमनी को परफॉर्म कर लिया है तो वो मैरिज क्या मानी जाएगी, मैरिज परफॉर्म्ड मानी जाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट क्या कहता है हमारा एचएमए कि अगर उन सेरेमनीज में सप्तापदी होती है, ठीक है, तो उस मैरिज को वैलिड कब माना जाएगा, उसको कंप्लीट एंड बाइंडिंग कब माना जाएगा, जब उन्होंने 7th स्टेप दे हैव टेकन बिफोर द सेकंड फायर। अदरवाइज द मैरिज विल नॉट बी बाइंडिंग एंड कंप्लीट अनलेस द 7th स्टेप इज टेकन, ठीक है। ये हमारा था। अगर सेरेमनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं हुई है, इन दैट केस द मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज, दैट मैरिज विल बी
वॉइड। ठीक है, अब एक और चीज़ है हमारा, अगर पार्टीज़ ने वॉयलेशन करी है, वॉयलेशन किसकी करी है, वॉयलेशन करी है सेक्शन नंबर 15 की, वॉयलेशन करिए सेक्शन नंबर 15 ऑफ HMA की। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 ऑफ HMA क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन डाइवोर्स्ड पर्सन में मैरी अगेन, डाइवोर्स पर्सन कब शादी कर सकता दोबारा से। ठीक है, कोर्ट ने जो है डिक्री पास कर दी कि भाई आप लोगों का डाइवोर्स हो गया, तो ऐसा नहीं है कि भाई ऑन द नेक्स्ट डे या ऑन द सेम डे पार्टी कैन मैरी, नो, दे हैव टू वेट। उनको कितना वेट करना पड़ेगा कि जो अपील का पीरियड है, अगर अपील वहाँ उस डिक्री से कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, तो वो अपील जब तक डिसाइड नहीं हो जाती या डिसमिस नहीं हो जाती, ठीक है, या फिर वो टाइम लैप्स नहीं हो जाता, तो उन्हें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ये अपील का ही पीरियड है, इतने टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। या तो अपील फाइल नहीं करी है पार्टी ने, तब आप मैरिज कर सकते हो। अगर अपील फाइल हो गई है और फाइल होने के बाद वो डिसमिस हो गई है, तब मैरिज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपील डल ही नहीं सकती उस डिग्री से, इन दैट केस यू कैन मैरी। तो अगर इसकी भी वॉयलेशन होती है सेक्शन नंबर 15 की, इन दैट केस ऑल्सो द मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड मैरिज। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, एक्ट से पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, देखो, मेरे ख्याल से वॉइड मैरिज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्या कह रहा है हमें, ये कहता है कि भाई एनी मैरिज सोलोमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद कोई भी मैरिज अगर सोलोमनाइज होती है तो वो नल एंड वॉइड होगी ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी। कौन सी पार्टी, आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो है मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clause number 1, 4 and 5 of section number 5। ठीक है, मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज को भी हम तो वाइट बोर्ड पे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा, तब हम अपने एक्ट से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, वाइट बोर्ड पे चले, चलो चलते हैं। देखो, अब हमने क्या पढ़ना है, वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज वॉइडेबल मैरिज कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 12 में दिया हुआ है। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल मैरिज इज परफेक्टली अ वैलिड मैरिज। ये मैरिज वॉइड एब इनिशियो नहीं होती, जैसे वॉइड मैरिज क्या थी, वॉइड एब इनिशियो थी, बट वॉइडेबल मैरिज वैलिड होगी अनलेस इट इज अवॉइडेड। कौन अवॉइड करेगा, वन ऑफ द पार्टी। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ में से ही कोई एक पार्टी पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के सामने टू गेट देयर मैरिज अवॉइडेड बिकॉज इट इज वॉइडेबल। ठीक है, अगर कोई पिटीशन फाइल नहीं होती, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल नहीं करता मैरिज को अवॉइड करने के लिए, तो उनकी मैरिज वैलिड ही रहेगी। ठीक है, अगर इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है, और पिटीशन फाइल करने के बाद कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कोई भी दूसरी पार्टी इस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए केस फाइल नहीं कर सकती। उनकी मैरिज जो है वैलिड ही रहेगी, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, द मैरिज विल रिमेन वैलिड फॉर एवर। अब देखो, जैसे कि ये मैरिज वैलिड है और वैलिड ही रहेगी अनलेस इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टीज, तो कैन वी से दैट ऑल द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। जो भी हमने 3 लीगल कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े थे वैलिड मैरिज के, कि भाई उनको स्टेटस भी मिलेगा हस्बैंड वाइफ का, उनके चिल्ड्रन को भी स्टेटस मिलेगा लेजिटिमेसी का, और उनके आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी होंगे अगेंस्ट ईच अदर एंड अगेंस्ट थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उनके जो लीगल कॉन्सिक्वेंस होते हैं एक वैलिड मैरिज के, वो वॉइडेबल मैरिज में भी फॉलो होंगे अनलेस इट इज अवॉइडेड, राइट। अच्छा, अब देखो, हमने वॉइड मैरिज पढ़ लिया, मीनिंग हमने वॉइडेबल मैरिज का मीनिंग पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लें इसमें कि भाई वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस क्या होता है। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा वॉइडेबल मैरिज। अरे मैं क्या लिख रही हूँ यार, वेट अ मिनट। वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये मैरिज क्या है,
वॉइड एब इनिशियो है। ये स्टार्टिंग से ही इस मैरिज का कोई वो नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ये इनिशियली वर्ड एब इनिशियो, INITIO, ठीक है। ये मैरिज बिगनिंग से ही कोई मैरिज नहीं है, बट ये मैरिज सबसिस्ट करती है अनलेस इट इज अवॉइडेड, ठीक है। इस या फिर कह लो ये मैरिज वैलिड होती है अनलेस इट इज अवॉइडेड, ठीक है। इसमें कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होते हैं क्योंकि इसमें पार्टीज की जो मैरिज को है उसको वैलिड माना जाता है, ठीक है। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में तीनों चीज़ें आ गई, वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, जो वॉइडेबल मैरिज होती है ना, ये वैलिड और बाइंडिंग रहेगी unless it is unless a decree for the annulment of it is passed by the competent court, ठीक है। अच्छा, इसमें वॉइड मैरिज में डिक्री की नेसेसिटी नहीं होती, ठीक है। आपको डिक्री की एज सच नेसेसिटी नहीं होती, बट वॉइडेबल मैरिजेस में डिक्री चाहिए, देयर इज अ नीड ऑफ डिक्री, ठीक है। विदाउट डिक्री द मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज द वॉइडेबल मैरिज, सॉरी वैलिड मैरिज, ठीक है। इसमें क्या है, री मैरिज कर सकती हैं पार्टी, ठीक है, विदाउट गेटिंग द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, इसमें री मैरिज कर सकती है। बट इस केस में आप री मैरिज नहीं कर सकते, देर इज नो री मैरिज, ठीक है, विदाउट गेटिंग द डिक्री ऑफ एनलमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। ओके, आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारे ग्राउंड्स। ग्राउंड्स किसके करेंगे, हमने वॉइड मैरिज के भी करे थे, हम अपने अब वॉइडेबल मैरिज के भी ग्राउंड्स करेंगे। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई मैरिज वॉइडेबल होगी। देखो, नंबर 1, इसमें 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। नंबर 1 पे तो क्या है, अगर कोई भी पार्टी नहीं, इसमें रेस्पोंडेंट, क्योंकि इसमें तो पिटिशनर को है ना राइट कि भाई वो अवॉइडेबल मैरिज के लिए जो क्या करेगा, पिटिशन फाइल कर देगा एनलमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनेबिलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट टू कंज्यूमेट द मैरिज ऑन अकाउंट ऑफ हिज और हर इम्पोर्टेंसी। रेस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी वाइफ भी, अगर वो इम्पोर्टेंट है, वो कंज्यूमेट ही नहीं कर सकते मैरिज को, तो इन दैट केस द मैरिज इज वॉइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ वन पार्टी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज जब वो रेस्पोंडेंट क्या नहीं दे सकता, अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता या दे सकती, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो कंसेंट ही नहीं दे सकते हैं टू गेट इनटू द बॉन्ड ऑफ मैरिज। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी। ये तो सिर्फ किसके केस में वैलिड होगा, ये मतलब ये केस में तो क्या है, रेस्पोंडेंट वाइफ ही होगी, ठीक है, और हस्बैंड नहीं हो सकता। इन दोनों केस में रेस्पोंडेंट हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज, अब फोर्थ पॉइंट में भी रेस्पोंडेंट हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी हो सकता है। इसमें क्या है कि भाई कंसेंट जो है ना पिटिशनर की, वो बाय फ्रॉड या फिर फोर्स से ली गई है, उसकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग, somebody has come to my door, wait for some time, I'm coming. Okay students, so what we were doing the grounds of voidable marriage, कि voidable marriage के कौन कौन से grounds हैं जिनके बेसिस पर कोई भी मैरिज voidable डिक्लेयर करा सकता है कोई भी पार्टी टू द मैरिज, ठीक है। और voidable मैरिज क्या रहती है, वैलिड मैरिज रहती है अनलेस इट इज डिसॉल्व बाय द कोर्ट एट द इंस्टांस ऑफ आइदर पार्टी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है, पहला पॉइंट है कि भाई जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी है ना बाय द रेस्पोंडेंट, वो उसने कंसील करी है। अब इस पॉइंट के भी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। कौन कौन सी है, देखो सबसे पहली तो क्या है कि भाई रेस्पोंडेंट का प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ
मैरिज, वो प्रेग्नेंट थी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसने रिस्पोंडेंट जो प्रेग्नेंट है ना वो पेटिशनर से नहीं है, फ्रॉम सम अदर पर्सन है, ठीक है, सम अदर पर्सन, शी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम सम अदर पर्सन, फ्रॉम द शी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम अदर पर्सन, नॉट फ्रॉम द पेटिशनर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट दिस फैक्ट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी it has been concealed by the respondent. Okay, point number fourth is giving you the period of limitation, in what period the petitioner can file the petition before the court. See, there are given two period of limitation. One is if the marriage is performed before the commencement of this act. In that case, there is the period of given 1 year after the commencement of this act. If the marriage is solemnized before the commencement of act, and if the respondent has concealed the pre-marriage pregnancy, then one can file the petition under within 1 year after the commencement of this act, within the same section. And if the marriage is solemnized after the commencement of this act, in that case also there is the limitation of 1 year, but 1 year within the period after the marriage. Okay, after the marriage, within the period of 1 year, you have to file the petition before the court for the annulment of the marriage. Okay, so fourth point is regarding the period of limitation. Your fifth point is that the marital intercourse between the two has been discontinued by the consent of the petitioner after the knowledge or discovery of the pregnancy by the respondent. ठीक है, इसने यहाँ पर मैरिटल इंटरकोर्स को करना छोड़ दिया है जब उसे पता लगा कि उसकी वाइफ तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फ्रॉम सम अदर पर्सन. सो दीज आर द 5 रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 3 विच वॉज द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज. अगर ये पॉइंट्स मीट नहीं होते हैं तो कोर्ट जो है कभी भी डिक्री पास नहीं करेगी. यानी कि कोई भी डिक्री ऑफ एन्युलमेंट पास होने के लिए इन 5 रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोर्ट पास नहीं करेगी. ठीक है, अब देखो इसमें पिटिशनर ने जो है, पिटिशनर इसमें क्या होगा, हस्बैंड ही होगा. उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा. इसमें वाइफ को थोड़ा ही प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो प्रेग्नेंट थी, वो किसी और से प्रेग्नेंट थी. इसमें ना एक स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है किस पे, हस्बैंड पे ही रहेगा. उसको ये बर्डन डिस्चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, तभी जो है कोर्ट उसको डिक्री जो है देगी, अदरवाइज नहीं देगी. ओके, अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया जो हमारा अब रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है, जो हमारी 5th रिक्वायरमेंट थी कि भाई उसने मैरिटल इंटरकोर्स करना छोड़ दिया है. ठीक है, तो अगर पेटिशनर, इफ द पेटिशनर हैड इंटरकोर्स विद द रेस्पोंडेंट आफ्टर ही हैज कम टू नो अबाउट द pre-marriage pregnancy of the respondent, the petition is not maintainable. petition maintainable ही नहीं होगी अगर उसने ये पता होते हुए भी कि भाई वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और फिर भी उसने उससे जो है मैरिटल इंटरकोर्स किया है. ठीक है, once he accepts her the way she is, he cannot repudiate the marriage later on. ठीक है, मैरिज का टाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कही है ये बात कि भाई अगर आपने एक बार उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो आप बाद में उसको रेपुडिएट नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो 4th पॉइंट था वो था हमारा फोर्स और फ्रॉड, F&F. जब कंसेंट ली गई है आइदर पेटिशनर इसमें पर्सन भी हो सकता है और उसका गार्जियन भी हो सकता है. ठीक है, ये हम एक्ट में से पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से कि भाई अब हमें फ्रॉड और फोर्स देखना है कि भाई कैसे कैसे उस पे पिटिशनर पे अप्लाई हुआ है फ्रॉड और फोर्स, जिस केस में वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए, मैरिज की एन्यूलमेंट के लिए. ठीक है, क्या क्या है इस ग्राउंड की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. सबसे पहले तो उसकी जो कंसेंट है पिटिशनर की कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स. इसमें जो ये फ्रॉड और फोर्स है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि मैरिज विशिएट हो जाए. ठीक है, सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट है कि द पिटिशन मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड
एंड सेसेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स खत्म होने के बाद और ये डिस्कवरी होने के बाद कि भी फ्रॉड एक्सरसाइज हुआ था, उसके विद इन 1 ईयर पिटिशनर को पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि भाई मेरी मैरिज को एन्यूल कर दिया जाए, ठीक है। और द petitioner must not have with his or her consent lived with the respondent as husband and wife, यानी कि वही है कि उसने मैरिटल इंटरकोर्स ना किया हो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड फोर्स। जब उसे पता लग गया कि भाई ऐसा उसके साथ हुआ है तो वो मैरिटल इंटरकोर्स ना करे। अगर उसने कर दिया तो उसकी जो पिटीशन है ना, दैट विल बी दिस एक्ट ऑफ हिम विल बी फेटल टू हिज पिटीशन, ठीक है। देखो अब जो ये फोर्स है, फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स फिजिकल भी हो सकता है कि भाई फिजिकल फोर्स यूज किया है रेस्पोंडेंट ने, और ये कैसा हो सकता है, थ्रेट्स भी हो सकते हैं, थ्रेट टू यूज फोर्स, ठीक है। इन दोनों ही केस में कहा जाएगा कि भाई फोर्स एक्सरसाइज हुआ है टू टेक द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। अब फोर्स जो है रेस्पोंडेंट भी एग्जर्ट कर सकता है और उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। इन दोनों ही केस में रेस्पोंडेंट और अदर पर्सन अगर फिजिकल फोर्स यूज करें या फिर थ्रेट दे रहे हैं पिटिशनर को, इन दैट केस वी विल से दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। फॉर इंस्टेंस, if the respondent takes out a dagger and says to the petitioner that she has to marry him or he will stab her, or it is someone else who does the same thing on his behalf and compels the petitioner to marry the respondent, it will amount to force, ठीक है, it will amount to force। अब इसमें ज़रूरी नहीं है, it is quite immaterial that the petitioner is minor or major, it is immaterial, this is an immaterial fact, it doesn't matter whether the petitioner is minor or major। अच्छा, हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में देखो अरेंज मैरिज भी होती है, लव मैरिज भी होती है, सारी होती है, बट इन मोस्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस देयर इज सम परसुएशन, there is some advice, and sometimes there is some pressure। Can we say that the force is exercised over the to take the consent of the petitioner? No, in that case the no force has been used unless it amount to induce, unless the consent of the petitioner was induced or compelled as a result of actual force or threat to use force, ठीक है। इन केसेस में जो है वी कांट से दैट फोर्स हैज बीन यूज्ड अनलेस जो उसकी कंसेंट है इट हैज बीन इंड्यूस्ड और शी वाज कंपेल्ड और ही वाज कंपेल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। इसमें फोर्स में और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका कोर्शन भी आ जाएगा और आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा। इन दोनों की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, यू कैन सी फ्रॉम देयर, राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा केस भी कर लेते हैं। 2 इंग्लिश केसेस हैं, केस के नाम लिखो। वन है, फर्स्ट इज स्कॉट SCOTT वर्सेस सेब्राइट SEBRIGHT, और दूसरा केस है हमारा राइस वर्सेस राइस। इन दोनों ही केस में क्या है, फोर्स का फिजिकल फोर्स और थ्रेट टू यूज फोर्स के ये बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे हैं, देखो इस केस में ब्राइड ग्रूम told the bride that if at the ceremony she would not behave normally, he would shoot her, ठीक है। Here the bridegroom is telling the bride that at the time of ceremony that he will shoot her if she does not behave properly, okay, normally। And in that case, in Rice versus Rice, here before the ceremony, the bridegroom showed a pistol to the bride and threatened to shoot her, that if she would not undergo the ceremony, he would shoot her, okay। So these are the 2 good illustrations of the force where threat to use force and the physical force is used। Here at the time of ceremony, bridegroom is telling the bride that she has to behave normally, and here before the ceremony the bridegroom is telling the bride that she has to undergo the ceremony, otherwise she will be shooted by the husband, okay। Now the fraud देखो, फ्रॉड का चीफ एलिमेंट क्या है, फ्रॉड का चीफ एलिमेंट है डिसीट, ठीक है। आप डिसीट कर रहे हो। सेक्शन नंबर 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन फ्रॉड की गिवन है वही सेम डेफिनेशन इसकी यहाँ भी चलेगी, ठीक है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं।
अब देखो फ्रॉड का क्या मीनिंग है, इट मीन्स सच circumstances or conditions as to show want of real consent to marriage, कि भाई ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस थे और ऐसी कंडीशन थी जिसमें कि रियल कंसेंट आई ही नहीं है पिटिशनर की, वो है फ्रॉड का मीनिंग। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड विल विशिएट द कंसेंट सो एज टू रेंडर द मैरिज वॉइडेबल? फ्रॉड मस्ट अफेक्ट द मैरिज फंडामेंटली। ठीक है, मैरिज को अच्छे से अफेक्ट करे ऐसा फ्रॉड होना चाहिए। अब देखो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इसने क्या ले डाउन किया था? फ्रॉड विशिएटिव ऑफ कंसेंट इट शुड रिलेट टू, किस किस चीज से रिलेट होना चाहिए? नेचर ऑफ सेरेमनी से। ठीक है, नेचर ऑफ सेरेमनी से होना चाहिए, और किससे होना चाहिए? एनी मटीरियल फैक्ट और सर्कमस्टांस, और ऐसा कोई सर्कमस्टांस कंसर्निंग द रेस्पोंडेंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहां से कि मैरिज फ्रॉड जो है मैरिज को अफेक्ट कर रहा फंडामेंटली। ये मैरिज को, ये विशिएटिव ऑफ द कंसेंट है, यहाँ पर मैरिज के लिए रियल कंसेंट नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, नेचर ऑफ सेरेमनी करते हैं। अच्छा, इससे पहले जब ये अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, इससे पहले भी कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे विच वर प्लेडेड एज विशिएटिव ऑफ द कंसेंट। उसमें क्या था कि भाई कंसीलमेंट ऑफ डिजीज कंसील कर ली। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन और कास्ट, ओके, कंसीलमेंट ऑफ अनचैस्टिटी, कंसीलमेंट ऑफ इलेजिटिमेसी। ठीक है, ये 4 पॉइंट ऐसे थे जो कि 1976 से पहले भी थे। अब देखते हैं नेचर ऑफ सेरेमनी कैसे विशिएटिव ऑफ कंसेंट है। नेचर ऑफ सेरेमनी में देखो, इफ देयर इज अ मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी इन द माइंड ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज, or fraud is played on the ceremony of marriage, such a marriage can be avoided at the instance of innocent party। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। रेस्पोंडेंट पेटिशनर को कहाँ लेकर गया? आर्य समाज मंदिर में लेकर गया। उसने कहा कि भाई शी हैज टू अंडरगो सम शुद्धि सेरेमनी। हाउएवर व्हाट एक्चुअली वर परफॉर्म्ड? विवाह सेरेमनी वर परफॉर्म्ड। सो दिस इज अ कंप्लीटली अ केस ऑफ fraud. After the marriage, she can, if she discovers that fraud was exercised on her and her consent was not real, she can file the case for the annulment of marriage। ठीक है, ये था हमारा रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सेरेमनी। अब आता है हमारा आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी। अब हमने जो सेकंड पॉइंट कहा था कि भी ऐसा कोई फैक्ट या सर्कमस्टांस जो किससे कंसर्न हो? रेस्पोंडेंट से कंसर्न हो। अब आइडेंटिटी, अगर कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी को ही कंसील कर लेता है, ठीक है, तो वो मैरिज भी क्या होगी? वॉइडेबल होगी, और उसमें हम क्या कह सकते हैं? दैट देयर वर नो रियल कंसेंट। ठीक है, जैसे अ मैरिज कैन बी एन्यूल्ड ऑन द मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टी ऑफ अ मैरिज। जैसे कि इफ ए गोज टू जी एंड सेज दैट ही इज बी, एंड ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन जी मैरिज हिम, though she would not have married had she known that he was not B। अगर वो बी नहीं होता तो वो मैरिज नहीं करती उससे। ठीक है, ऐसा था, उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, उसने अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया, तो जी में गेट द मैरिज एन्यूल्ड। ठीक है, आगे समझ में। और इंग्लिश लॉ में इस तरह की मिस्टेक क्या बनाती है? मैरिज को वॉइड बना देती है। अंडर इंडियन लॉ इट इज वॉइडेबल, बट इन इंग्लिश लॉ इट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, अब जो हमारी कुछ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अमेंडमेंट एक्ट से पहले, तो वो भी ग्राउंड्स हम कर लेते हैं। देखो, डिजीज़ और डिफॉर्मिटी है। अगर किसी पार्टी ने अपनी डिजीज़ कैसी होनी चाहिए? डिजीज़ ऐसी होनी चाहिए विच इज़ ऑफ सीरियस नेचर। ठीक है, सीरियस नेचर की डिजीज़ कैसी होती है? जैसे कि इनक्योरेबल वेनरल डिजीज़ है, ठीक है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया। इस तरह की डिजीज़ को अगर पार्टी ने रिवील नहीं किया है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, और छुपा के कि भी हमें ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है, मैरिज कर ली है, तो उसकी कंसेंट तो रियल कंसेंट थी नहीं ना, तो मैरिज क्या होगी? वॉइडेबल होगी। ठीक है,
अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, इसमें बताना कि भाई मैरिज वॉइडेबल है या नहीं है। हस्बैंड ने क्या एलिज किया, दैट ही वॉज केप्ट इन डार्क, दैट द वाइफ वॉज सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट। जो उसकी वाइफ थी ना, उसका हिप जॉइंट जो है वो मूवेबल नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ विच शी कुड नाइदर सिट प्रॉपरली नॉर वॉक और स्टैंड। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि भाई तो जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है ना, इट वाज सच दैट देयर कुड नॉट हैव बीन एन एक्टिव कंसीलमेंट। ये कोई एक्टिव कंसीलमेंट नहीं था, ये तो बिल्कुल विजिबल ही है कि भाई अगर कोई पर्सन अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो दैट इज विजिबल फ्रॉम द पोस्चर और अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये कोई कंसीलमेंट नहीं है, तो यहाँ पर फ्रॉड प्रूफ नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखो रिलीजन ऑफ कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन है। रिलीजन को कंसील करके अगर पार्टी मैरिज कर लेती है, जैसे कि क्रिश्चियन गर्ल है, क्रिश्चियन गर्ल को मुस्लिम बॉय ने ये बोल के मैरिज कर ली कि भाई मैं भी क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, बाद में उसको पता लगता है कि भाई वो तो मुस्लिम था, मैरिज अवॉइड कर सकती है क्रिश्चियन गर्ल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं प्री मैरिज, ये किससे था, जो अमेंडमेंट एक्ट 1976 है उससे पहले के ग्राउंड है ये। अब देखो कंसीलमेंट ऑफ इलेजिटिमेसी। इलेजिटिमेसी का क्या मतलब है, जैसे इसमें बॉय है या बॉय या गर्ल कोई भी है, उसके फादर मदर क्या कह रहे हैं कि भाई ही इज़ माई सन और डॉटर। ठीक है, तो जब कोई पर्सन ये कह देता है कि भाई ये मेरा बेटा या बेटी है, तो दूसरे पर्सन के माइंड में क्या आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा नहीं कि ये पर्सन इलेजिटिमेट भी हो सकता है। तो यानी कि वो पर्सन ऐसी कोई इंक्वायरी करेगा ही नहीं कि भाई वो बॉय या गर्ल जो है लेजिटिमेट है इलेजिटिमेट है। तो इस तरह के पॉइंट्स जो है वो पहले गिवन थे, हालांकि इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है, प्री मैरिज कंसील कर ली अगर किसी पार्टी ने, तो भी ये ग्राउंड है फ्रॉड का। प्री मैरिज क्या कि भाई पहले दो तीन मैरिज हो गई हैं और चाइल्ड को भी बर्थ दिया हुआ है इन केस ऑफ वाइफ, या फिर हस्बैंड के केस में भी उसने भी पहले भी मैरिज करी है बट वो चीज़ कंसील नहीं करी, तो दिस इज़ द केस ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ओके, और कंसीलमेंट ऑफ एज भी हो सकता है कि भी कोई भी पार्टी अपनी एज को कंसील कर ले, या फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटस को गलत स्टेटस दिखा के अपनी मैरिज करता है। फाइनेंशियल स्टेटस हो गया हमारा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। अच्छा, इसमें जो है हमारा जो लिमिटेशन क्या रहेगा, हमेशा 1 ईयर का ही रहेगा। आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पिटीशन फाइल करनी है। कब 1 ईयर? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, कि भाई आपको फ्रॉड का पता लग गया है, उसके विद इन 1 ईयर यू हैव टू फाइल द पिटीशन। एंड अगर फोर्स था तो वो फोर्स सीज होने के विद इन 1 ईयर यू हैव टू फाइल द पिटीशन। इफ यू आर नॉट फाइलिंग द पिटीशन विद इन 1 ईयर, then court will not grant you the relief of decree of annulment। ठीक है, अब हम इसको अपने एक्ट से कर लेते हैं। हमारे एक्ट में क्या गिवन है देखो, वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में फर्स्ट है इसका पॉइंट, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि भाई इस एक्ट के आने से पहले या बाद में मैरिज जो है वो सोलेमनाइज हुई है, किसी भी टाइम पर वॉइडेबल होगी ऐसी कोई मैरिज, और उसको एन्यूल कराया जा सकता है बाय डिक्री ऑफ नलिटी। कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं कि भाई मैंने बताया था इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए रेस्पोंडेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा तो मैरिज कंज्यूम नहीं हो पाएगी, तो चिल्ड्रन नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी कोई कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन नंबर 5। क्या थी वो कंडीशन, डू यू रिमेंबर? मैंने बताया था आपको ग्राउंड, सोचो सोचो सोचो, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर है कि भाई जो कंसेंट नहीं दे पा रही है पार्टी। ठीक है, इनेबल टू गिव द कंसेंट बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, थर्ड क्या है कि भाई जो कंसेंट है पिटीशनर की या फिर कंसेंट है गार्जियन की इन मैरिज ऑफ द पिटीशनर वेयर इट वॉज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 5 एज इट्स टू, मतलब कि किसी की भी आइदर पिटीशनर और गार्जियन की कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वो कंसेंट जो है फोर्स से या फ्रॉड से नहीं ली जानी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी द रियल कंसेंट। ऐसी कंसेंट ना हो कि जिसे वो, अगर उसे फैक्ट्स का पता होता, ओरिजिनल फैक्ट्स का पता होता, तो वो अपनी कंसेंट कभी देता ही नहीं मैरिज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो भी प्रेगनेंसी वाला पॉइंट हमने किया था वो नहीं होना चाहिए रेस्पोंडेंट का।
किसी और पर्सन से, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्या, सब सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि भाई नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, नो पिटीशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन। अगर बताया था मैंने पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर 1 ईयर से आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट एंड एज द केस मे बी फ्रॉड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, कितना है, 1 ईयर का है। द पिटिशनर हैज़ विद हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड एंड वाइफ। भाई आपने जो है उसकी जो फॉल्ट थी, फ्रॉड या फोर्स था, उसको आपने क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया, और उसने आपने अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो भी आपकी जो है क्या है, पिटीशन नहीं फाइल होएगी कोर्ट में, ठीक है। अब है, इसने बोला है ना, नो पिटीशन फॉर एन्यूलिंग ए मैरिज विल बी एंटरटेन्ड। अगर आप मतलब कि जो इसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं, अगर आप उनको ओवरलुक कर देते हैं, आप उन पे मतलब वो होते हुए आपको पता है कि भाई ऐसी चीज़ थी, फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपने पार्टनर को, जो भी चीज़ें हुई, भाई प्रेग्नेंट थी रेस्पोंडेंट तब भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, फोर्स था, फ्रॉड था तब भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट पर्सन है फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आपको भाई मेंटल डिसऑर्डर था, मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से वो कंसेंट नहीं दे पाया, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दैट केस नो वन कैन फाइल द पिटीशन फॉर एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी। क्लोज डी के लिए क्या है कि भाई प्रेगनेंसी वाला जो मैंने पॉइंट बताया, इट शैल बी एंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। देखो जो रिक्वायरमेंट थी इसकी, मैंने आपको बताया था इसकी 5 रिक्वायरमेंट्स, तो वो चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए तभी आपको डिक्री ऑफ एनुलमेंट मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या क्या थी कि भाई पिटिशनर को नहीं पता था, वो ही वॉज इग्नोरेंट, ठीक है। दैट प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ ए मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट। 1 ईयर अगर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद अगर मैरिज सोलमनाइज हुई है, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट, ठीक है, अगर कमेंसमेंट के बाद तो विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। दैट द मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस। मैरिटल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में जब आपको पता लग गया है कि भाई रेस्पोंडेंट जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फ्रॉम सम अदर पर्सन। तो ये चीज़ें हैं, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, केसेस भी करा दिए हैं। इसमें हमने 2 ही केस करे हैं, एक तो राइस वर्सेस राइस एंड स्कॉट वर्सेस सेब्राइट, वो आप कर लेना, वो एग्जाम्पल है किसके, फ्रॉड और फोर्स के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बट आई थिंक हमने बहुत अच्छे से वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को समझ लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के लिए पूरा करते हैं, कल मिलेंगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और करेंगे, कुछ और क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन ही करेंगे ऑब्वियसली। सेक्शन नंबर 13 डाइवोर्स करते हैं, देखते हैं वो कितना लंबा है, लंबा तो रहेगा, लंबी वीडियो होगी पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।